आज के इस वीडियो में सेल बायोलॉजी के अंतर्गत गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये गुणसूत्र हैं क्या। तो देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद क्रोमेटिन पदार्थ विभाजन की मेटाफेज अवस्था में धागेनुमा संरचना बनाता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। आपने देखा होगा कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक है उसके अंदर उलझे हुए धागे की अवस्था में जो पदार्थ होता है उसको हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, और ये क्रोमेटिन पदार्थ सामान्यतः डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है वास्तव में यही गुणसूत्र है, क्योंकि यही क्रोमेटिन पदार्थ मेटाफेज अवस्था में जब धागे रूपी संरचना ले लेता है तो उसी को हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन के दौरान इन गुणसूत्रों को देखा और डब्ल्यू वॉल्डेयर ने इन्हें ये टर्म गुणसूत्र जो टर्म है इसका उपयोग किया, इन्हें गुणसूत्र नाम दिया। सटन और बोवेरी ने ये बताया कि ये जो गुणसूत्र हैं ये आनुवांशिकता के वाहक हैं, अर्थात ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। अन्य कोशिकांगों के समान अगर हम गुणसूत्रों को अभिरंजित करना चाहें तो हम उन्हें एसिटोकार्माइन के माध्यम से अभिरंजित कर सकते हैं। अब हम गुणसूत्रों के आकार और उनकी संख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर हमें गुणसूत्र के आकार का अध्ययन करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुणसूत्र विभाजन की मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट आकार के दिखाई देते हैं। तो हमें अगर आकार का अध्ययन करना है तो हम विभाजन की मेटाफेज अवस्था में उसका अध्ययन करते हैं। इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे सामान्यतः ये 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक के होते हैं। पादप और जंतुओं के गुणसूत्रों की अगर हम तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि पादपों के जो गुणसूत्र हैं वो आकार में बड़े होते हैं जंतुओं के गुणसूत्र की तुलना में। अगर पक्षी और कवकों में हम गुणसूत्रों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे गुणसूत्र होते हैं 0.25 माइक्रोन तक के, जबकि पादपों में आप देखिए यहाँ पे 30 माइक्रोन तक गुणसूत्र का आकार हो सकता है। और वही मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में ये गुणसूत्रों की संख्या 5 माइक्रोन तक होती है। लेकिन कुछ विशेष गुणसूत्र भी होते हैं जिनको हम बृहद गुणसूत्र कहते हैं, जो आकार में बेहद बड़े होते हैं। इनका आकार 800 से 2000 माइक्रोन तक हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा लैंप ब्रज गुणसूत्र जो उभयचरों में पाया जाता है, और इसी प्रकार से पॉलीटीन गुणसूत्र जो कीटों की लार में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी संख्या की। तो देखिए, गुणसूत्रों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। अलग अलग जातियों में गुणसूत्रों की संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जाति के अगर हम सभी सदस्यों की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है, और ये संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी भी स्थिर बनी रहती है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की बात करें और उस व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो उसके पिता, उसके पुत्र के पुत्र या पुत्री, उन सब में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। क्योंकि मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो उनके पैतृकों में और उनकी आगामी संतान, आने वाली संतानों में भी ये जो संख्या है ये क्या है, स्थिर बनी रहेगी, 46 ही रहेगी। लेकिन अलग अलग जातियों में ये संख्या अलग अलग होगी। अगर हम चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा या किसी पेड़ की बात करें, वृक्ष की बात करें, तो सबके गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। अगर हम सबसे कम गुणसूत्र और सबसे अधिक गुणसूत्र कहाँ किस में पाए जाते हैं, पौधे और जंतुओं की बात करें, तो कंपटीशन की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पौधों की बात करते हैं तो हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं 4। और टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने, 1200। द्विगुणित संख्या है ये 1200। और उसी प्रकार से अगर हम जंतुओं में बात करें तो सबसे कम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एस्केरिस मेगालोसिफेला में, जहां गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2 है। और सबसे अधिक जो गुणसूत्र पाए जाते हैं जंतुओं के केस में, तो ओलेकेंथा में ये गुणसूत्रों की संख्या 1600, द्विगुणित अवस्था में बता रहा हूं मैं आपको, 1600 है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि देखिए, जंतु की बात करें, पौधे की बात करें, गुणसूत्र बहुत अधिक भी हो सकते हैं और संख्या में बहुत कम भी हो सकते हैं। अब हम गुणसूत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला भाग गुणसूत्र का टीलोमियर। देखिए, टीलोमियर है क्या।
गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा होता है उसको हम टीलोमियर कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा है, इस सिरे को हम नाम देते हैं क्या? टीलोमियर। इसके माध्यम से गुणसूत्र आपस में जुड़ते नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि गुणसूत्र बहुत सारे होते हैं, तो ये जो टीलोमियर सिरा है इसका मेन काम क्या है कि इस सिरे के माध्यम से गुणसूत्र आपस में जुड़ते नहीं हैं। और ये मेटाफेज अवस्था में आपको दिखाई देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मेटाफेज अवस्था में ही गुणसूत्र अपने स्पष्ट आकार में दिखाई देते हैं। तो ये मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देता है जब केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि मेटाफेज अवस्था में जब केंद्रिका विलुप्त हो जाएगी तभी यह टीलोमियर दिखाई देगा। दूसरा भाग पेलिकल। पेलिकल क्या है? देखिए, गुणसूत्र जिस झिल्ली से घिरा होता है उस झिल्ली को हम नाम देते हैं पेलिकल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये जो झिल्ली बाहर दिखाई दे रही है भूरे कलर से, ये झिल्ली कहलाती है क्या? आपकी पेलिकल। और ये एक नॉन जेनेटिक संरचना है, अर्थात ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम नहीं करेगी। साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। अब गुणसूत्र का तीसरा भाग है मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स आपका क्या है? यह एक जेल सदृश पदार्थ है जो पेलिकल से घिरा रहता है। इसमें जल, प्रोटीन, खनिज लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। ये मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं जब केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। ये भी एक नॉन जेनेटिक भाग है। देखिए, ये जो बाहर आपकी झिल्ली थी जिसको हमने पेलिकल कहा, इस झिल्ली के अंदर ये जो तरल पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरल पदार्थ को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स भी जैसे पेलिकल के लिए मैंने आपको बताया था कि जब मेटाफेज अवस्था आती है तभी ये दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपको तभी दिखाई देगा जब कौन सी अवस्था होगी? मेटाफेज अवस्था होगी। और इसके माध्यम से भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, तो ये भी एक नॉन जेनेटिक भाग होता है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के सबसे महत्वपूर्ण भाग की, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा। देखिए, ये गुणसूत्र का वह भाग है जो हेरिडिटरी से संबंधित है, अर्थात इसके माध्यम से ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मध्यावस्था में अगर हम गुणसूत्र को देखते हैं तो उसमें दो धागेनुमा संरचना दिखाई देती हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिड हैं, जो धागे रूपी हैं, ये वास्तव में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए अणु के बने होते हैं। यही क्रोमेटिड अगर प्रोफेज अवस्था में हम देखें तो ये एक पतले धागे जैसे दिखाई देंगे, जिसको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये दो धागे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और यही धागे रूपी संरचनाएं वास्तव में क्या हैं? क्रोमोनिमेटा हैं, जो प्रोटीन, कौन से? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के अणु के बने हुए होते हैं। क्रोमोनिमेटा ही संगठित होकर क्रोमेटिड बनाता है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि ये प्रोफेज अवस्था में जो है, ये जो क्रोमेटिड होते हैं ये पतले धागे के समान दिखाई देते हैं, जिसको हमने क्रोमोनिमेटा कहा था। और यही क्रोमोनिमेटा जब संगठित हो जाते हैं तो मेटाफेज अवस्था में ये क्रोमेटिड के रूप में दिखाई देते हैं। वेजोस्की नामक वैज्ञानिक ने इन्हें क्रोमोनिमा के नाम से जाना। ये जो धागे हैं ये वास्तव में किसमें धसे होते हैं? मैट्रिक्स में धसे होते हैं। आप अगर डायग्राम में देखें तो ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में आपको ये धागे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो आपके धागे हैं ये उलझी हुई अवस्था में होते हैं, कुंडलित अवस्था में दिखाई देते हैं। और ये जो कुंडलन है ये आपका दो प्रकार का होता है। पहले कुंडलन को हम कहते हैं पैरानीमिक कुंडलन, जिसके अंतर्गत कुंडलन कम घना होता है और इससे क्रोमोनिमा को सुगमता से अलग किया जा सकता है। अगर आप इस कुंडलन को देखेंगे, इसमें जो मुड़े हुई अवस्था में है ये धागे, तो अगर हम इसके कुंडलन को ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि कहीं पे तो ये कुंडलन हल्का है। आप यहाँ पे देखिए कुंडलन हल्का है, और कहीं पे क्या है? कुंडलन ज्यादा घना है। तो जहाँ पे कुंडलन हल्का होता है उस भाग को हम कहते हैं पेरिनीमिक कुंडलन। और यहाँ पे हम जो क्रोमोनिमेटा है इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कुंडलन प्लेक्टोनीमिक है, अर्थात कुंडलन बहुत अधिक घना है, तो ऐसी दशा में हम क्रोमोनिमेटा को सुगमता से अलग नहीं कर सकते। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो डीएनए के जो धागे रूपी संरचना है, जिसको हमने क्रोमोनिमेटा कहा था या क्रोमेटिड कहा था, यही धागे रूपी संरचनाएं क्या है? कुंडलित होती हैं, और दो प्रकार से होती है। अगर बहुत घनी कुंडलित होंगी तो प्लेक्टोनीमिक कुंडलन होगा, जिसके कारण से हम
क्रोमोनिमेटा को अलग नहीं कर सकते। और अगर ये कुंडलन हल्का है तो उसको क्या कहते हैं, हम पेरिनीमिक कुंडलन कहते हैं, अर्थात वहां पे हम क्रोमोनिमेटा को आसानी से अलग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोमियर की। क्रोमोमियर क्या है? देखिए, क्रोमोनिमेटा पर जो दाने रूपी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं उनको हम क्रोमोमियर कहते हैं। अगर आप इस गुणसूत्र को देखें तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो क्रोमोनिमेटा है, जो धागे रूपी संरचनाएं हैं, उसमें आपको कुछ ये लाल रंग के दाने जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन्हीं दाने जैसी संरचनाओं को हम नाम देते हैं क्या? क्रोमोमियर। और वास्तव में ये माना जाता है कि ये जो क्रोमोमियर हैं, यहीं पे जीन पाए जाते हैं। अब ये सिंगल जीन भी हो सकता है या जीनों का समूह भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो क्रोमोनिमेटा हैं, इनमें जो माला के दाने जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम क्रोमोमियर कहते हैं। और ये जीन या जीन समूह यहाँ पे मौजूद होता है। जैसे अगर आप पॉलीटीन और लैम्ब्रश की बात करें तो इन गुणसूत्रों में प्रत्येक जो क्रोमोमियर है वो एक जीन को दर्शाता है। अगर हम लैम्ब्रश की या पॉलीटीन की बात करें तो वहां पे प्रत्येक जो क्रोमोमियर है वो एक जीन को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोमियर की। देखिए, गुणसूत्र में सेंट्रोमियर क्या है? देखिए, इसको हम काइनेटोकोर भी कहते हैं क्योंकि इस स्थान पर दो प्रोटीन डिस्क पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? इसे हम काइनेटोकोर भी कहते हैं क्योंकि इस स्थान पर दो प्रोटीन डिस्क पाई जाती है और इन्हीं से स्पिंडल तंतु जुड़े रहते हैं। इन्हीं से स्पिंडल तंतु जुड़े रहते हैं। आपने अगर सूत्री अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब दो पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इस प्रकार से स्पिंडल तंतु बनता है, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, स्पिंडल तंतु बनता है, तो मध्य रेखा पर कौन सज जाते हैं? गुणसूत्र आपके सज जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको गुणसूत्र ये सज गया और इसी प्रकार से मध्य रेखा पर आपके सारे गुणसूत्र सज जाते हैं। तो ये जो स्पिंडल तुर्क तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, जो स्पिंडल तंतु दिखाई दे रहे हैं, ये इसी सेंट्रोमियर, जो सेंटर में ये सेंट्रोमियर, इसी सेंट्रोमियर में मौजूद जो प्रोटीन डिस्क होती हैं उससे जुड़ते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर दो प्रोटीन डिस्क पाई जाती हैं जिससे स्पिंडल के तंतु जुड़ते हैं। इसे हम प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गुणसूत्र थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। देखिए, अगर आप इस गुणसूत्र को देखें तो आप इस स्थान को अगर देखें तो यहाँ पे गुणसूत्र आपको देखेंगे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है। इसी हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे दो प्रोटीन डिस्क पाई जाती हैं। और प्राथमिक संकीर्णन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र क्या हो गया? थोड़ा सा संकीर्ण हो गया है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की लैप्टोटीन अवस्था में ये स्पष्ट प्रदर्शित हो जाते हैं। इन भागों में जीन उपस्थित होते हैं। तो देखिए, सेंट्रोमियर भी स्पष्ट कब दिखने लगता है हमको? अर्धसूत्री विभाजन की लैप्टोटीन अवस्था में ये सेंट्रोमियर हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और इस भाग में भी जीन पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। देखिए, अगर आप इस गुणसूत्र को देखें तो इस गुणसूत्र में पहला संकीर्णन तो यह है जिसे हमने प्राथमिक कहा, पहली बार गुणसूत्र यहाँ से सिकुड़ा। अगर हम आगे देखें तो ये दूसरा स्थान है जहाँ पे गुणसूत्र फिर से क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिकुड़ा है। तो इस स्थान को हम कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। ये कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है, सब में नहीं होता, कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है। और इस भाग के चारों ओर NOR क्षेत्र होता है। देखिए, ये NOR क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, अर्थात केंद्रिका संगठन क्षेत्र। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये द्वितीय संकीर्णन के चारों ओर ये ग्रीन कलर से दिखाया है जिसको हमने क्या कहा? NOR। और यही वो क्षेत्र होता है जहां पे केंद्रक की केंद्रिका जुड़ती है। आपने केंद्रक, अगर मेरे वीडियो को पढ़ा है केंद्रक के, तो आपने वहां पे भी इस वर्ड को सुना होगा NOR, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पे क्या होता है? केंद्रिका आके क्या होती है? जुड़ती है। और चूंकि यह केंद्रिका आके जुड़ती है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है ये वो स्थान है जहां पे राइबोसोमल RNA का निर्माण भी होता है। जिन गुणसूत्रों पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं, NOR क्षेत्र पाए जाते हैं, हम उन्हें केंद्रिका गुणसूत्र कहते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि NOR पे ही केंद्रिका जुड़ी होती है। तो जिन गुणसूत्रों में ये NOR क्षेत्र पाया जाएगा उस गुणसूत्र को हम केंद्रिका गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो 13वें, 14वें, 15वें, 21वें और 22वें गुणसूत्र में ये NOR क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब हम अगले भाग की बात करते हैं जिसको हम अनुषंग या सैटेलाइट कहते हैं।
तो देखिए द्वितीयक संकीर्ण के बाद बाहर की ओर निकला हुआ यह छोटा सा भाग है। अगर आप इस गुणसूत्र को देख रहे हैं तो ये हमारा द्वितीयक संकीर्ण था। इसके बाद जो ये छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। और जिन गुणसूत्रों में ये भाग पाया जाएगा उसको हम एसएटी गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हर गुणसूत्र में ये भाग नहीं होगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि द्वितीयक संकीर्ण हर गुणसूत्र में नहीं होता, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भाग भी हर गुणसूत्र में पाया नहीं जाता। जिनमें होगा उन गुणसूत्रों को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट या एसएटी गुणसूत्र कहते हैं। यहाँ एसएटी से तात्पर्य आप देख लीजिए, शाइन एसिड थाइमो न्यूक्लियोनिको, ये इसकी फुल फॉर्म है एसएटी की। अगर हम गुणसूत्र को अभिरंजित करें, उसको हम स्टेन करें, तो उस आधार पे हम गुणसूत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन और एक कहलाता है यूक्रोमेटिन। क्या है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहते हैं? अगर हम गुणसूत्र को अभिरंजित करें तो गुणसूत्र का वह भाग जो गहरा अभिरंजित होता है उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ मैंने अभिरंजन करके दिखाया है, तो ये जो गहरा रंग हो रहा है, डार्क ब्राउन कलर का हो रहा है, ये भाग कहलाएगा क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। और इस भाग में, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए की मात्रा जो है बहुत कम होती है, इसीलिए ये जननिक रूप से कम सक्रिय होता है और ये भाग अनुलेखन में प्रतिभाग नहीं करता। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुणसूत्र को अगर हम अभिरंजित करते हैं तो जो भाग गहरा अभिरंजित होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, जिसमें डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है और इस कारण से ये जेनेटिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है और अनुलेखन की क्रिया में प्रतिभाग नहीं करता। जबकि जो भाग हल्का अभिरंजित होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखिए, ये हल्के अभिरंजित हुए हैं, तो इनको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं और इस भाग में डीएनए की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इसलिए ये भाग जेनेटिकली जो है क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं और अनुलेखन में प्रतिभाग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अभिरंजन के आधार पर गुणसूत्र जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु, जो हमने सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ा था, देखिए गुणसूत्र बिंदु जिसको हमने प्राथमिक संकीर्ण भी कहा, ये जो है गुणसूत्र को अलग अलग आकार प्रदान करता है और इस गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो हम यह भी देखते हैं कि गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र किस किस प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक, टीलोसेंट्रिक। देखिए यदि गुणसूत्र बिंदु अगर सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल सिरे पर स्थित है और गुणसूत्र अंग्रेजी के कैपिटल आई के समान दिखाई दे रहा है, तो ऐसे गुणसूत्र को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये गुणसूत्र है और ये जो सेंट्रोमियर है, जो गुणसूत्र बिंदु है, बिल्कुल कहाँ चला गया है, सिरे पर चला गया है, एक सिरे पर चला गया है, तो ऐसे गुणसूत्र को हम नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक। इसी प्रकार से यदि गुणसूत्र बिंदु सिरे से कुछ नीचे केंद्र की ओर खिसक जाए तो क्या होगा, गुणसूत्र दो भुजाओं में बढ़ जाएगा, जिसमें एक भुजा छोटी होगी और एक भुजा क्या होगी, लंबी होगी। इस कारण से गुणसूत्र अंग्रेजी के जे के आकार का दिखाई देता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो गुणसूत्र बिंदु था अभी थोड़ा नीचे की ओर खिसक गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया, एक भुजा क्या हो गई, थोड़ी छोटी हो गई और एक भुजा क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। और ये अंग्रेजी थोड़ा सा भी ये जब मुड़ेगा तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, अंग्रेजी के जे के आकार का दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, जब गुणसूत्र बिंदु जो है सिरे से थोड़ा सा नीचे केंद्र की ओर क्या हो, खिसक जाए। अब हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक। देखिए यदि गुणसूत्र केंद्र से थोड़ा सा सिरे की ओर खिसक जाए तो इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। आप डायग्राम में देखिए, गुणसूत्र का केंद्र का कहाँ होना चाहिए, लगभग यहाँ होना चाहिए, ये वाला हिस्से पे केंद्र केंद्र होना चाहिए गुणसूत्र का। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो सेंट्रोमियर है ये केंद्र से थोड़ा सा सिरे की ओर खिसक गया है, केंद्र से थोड़ा सा सिरे की ओर खिसक गया है, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और चौथी अवस्था मेटासेंट्रिक, जब गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल गुणसूत्र के मध्य में हो, बिल्कुल सेंटर में हो, तो उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। आप डायग्राम में देखिए, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र के बिल्कुल सेंटर में ही आपको गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है और इस समय गुणसूत्र जो है आपको दो भुजाएं गुणसूत्र की दिख रही हैं, दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं और गुणसूत्र जो है अंग्रेजी के वी का आकार ले ले रहा है। आप देख रहे हैं कि मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल केंद्र में होने के कारण से गुणसूत्र किस आकार में परिवर्तित हो जा रहा है, अंग्रेजी के वी के आकार में परिवर्तित हो जा रहा है।
कभी कभी असामान्य परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि ये सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, गुणसूत्र में ये सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु नहीं होता, और ऐसी दशा में उस गुणसूत्र को हम एसेंट्रिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अगर गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु ना हो तो ऐसे गुणसूत्र को हम एसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। अब हम गुणसूत्र के एक और रूप को देखते हैं। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक कहलाता है ऑटोसोम, जिसको हम कायिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, और एक कहलाता है लिंग गुणसूत्र, जिसको हम सेक्स गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में हैं, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है ऑटोसोम है, और ये जनरली हमारे शरीर के जो कायिक लक्षण हैं उनका निर्धारण करते हैं। मैंने यहाँ द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण कहा है, तो यहाँ एक प्रश्न ये भी उठेगा कि देखिए, नर और मादा दोनों के द्वितीयक लक्षण अलग होते हैं, लेकिन ऑटोसोम तो दोनों में एक जैसे होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि नर और मादा में जो द्वितीयक लक्षण सेपरेट होते हैं, उसके पीछे हार्मोन्स का प्रभाव है। हार्मोन्स के प्रभाव के कारण जो है लक्षण जो है अलग अलग नर और मादा में देखने को मिलते हैं। वहीं हम लिंग गुणसूत्र की बात करें तो ये एक जोड़ा होगा, क्योंकि 22 जोड़े तो क्या है आपके ऑटोसोम है, तो बचा हुआ जो 23वां जोड़ा है वो क्या है आपका लिंग गुणसूत्र है। और ये जो जोड़ा है ये जंतु के लिंग का निर्धारण करता है, मनुष्य नर होगा या मादा इसका निर्धारण करता है। यदि गुणसूत्र X और Y मौजूद होंगे तो वो नर होगा, मेल होगा, और यदि गुणसूत्र X और X मौजूद होंगे तो वो मनुष्य क्या होगा, मादा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुणसूत्रों को हम दो भागों में पढ़ते हैं, ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र। 22 जोड़ी ऑटोसोम है जो हमारे कायिक लक्षणों का निर्धारण करेंगे, और एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र है जो हमारे लिंग का निर्धारण करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणसूत्र की संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।